हाय हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम करेंगे सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 और आगे के जितने हमसे सेक्शन हो पाते हैं ट्रेडमार्क एक्ट के। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हम कोशिश करेंगे कि पूरे ट्रेडमार्क एक्ट को कंप्लीट कर लें ताकि आपकी हेल्प हो जो भी एग्जाम्स आपकी अपकमिंग है, जिसके अंदर भी आईपीआर के अंदर ट्रेडमार्क एक्ट आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो जनरली देखे जाते हैं वो सेक्शन 18 या वहीं के सेक्शन देखे जाते हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन बताया जाता है। बट स्टिल वी हैव टू नो अदर सेक्शंस एज वेल, सो हम इन सेक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर क्या दिया गया है। तो चैप्टर 2 जो है हमारा सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है। जो हमारा चैप्टर 1 है उसके अंदर वही सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं, और इसके अलावा सेक्शन 1 के अंदर वही शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट बता रहा है। तो हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 में देखते हैं क्या बताया गया। तो सबसे पहले एक जनरल सी चीज़ बता रखी है कि एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया जाएगा और अदर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात की जा रही है। अब ये क्यों अपॉइंट कर रहे हैं? क्योंकि अगर रजिस्ट्रार या अदर ऑफिसर्स ही नहीं होंगे तो ये सारा काम कौन देखेगा? तो उस काम को देखने के लिए, लाइक वी कैन से, दीज आर द फंक्शनरीज थ्रू विच दिस एक्ट कम इनटू फंक्शन। कि अगर ये लोग नहीं होंगे तो फिर ये जो आपने सारा सिस्टम बनाया उसको फंक्शन में कौन लेके आएगा? तो इसलिए हम ये लोग अपॉइंट करते हैं रजिस्ट्रार और अदर ऑफिसर्स को। अब ये कौन अपॉइंट करता है? तो ये पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गजेट के अंदर किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है, जिसको क्या बोला जाएगा? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क। तो तीन काम आएंगे इसके अंदर: पेटेंट से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड और ट्रेडमार्क से रिलेटेड। हु शैल बी द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो ये जो अपॉइंट किया गया कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, इसी व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रार बोलेंगे इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के लिए। उसी व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रार बोलेंगे। तो कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो ये तो रजिस्ट्रार की बात होगी सबसेक्शन 1 के अंदर। और सबसेक्शन 2 किसको अपॉइंट करने की बात कर रहा है? कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? अपॉइंट कर सकती है सच अदर ऑफिसर्स। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर रहे हैं सबसेक्शन 1 के अंदर, और सबसेक्शन 2 के अंदर अदर ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रहे हैं with such designations as think fit for the purpose of discharging under the superintendence and direction of the registrar की। और जो ऑफिसर्स हम अपॉइंट करेंगे यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, वो किसके कंट्रोल में रहेगी या किसके सुपरिटेंडेंस में रहेगी? रजिस्ट्रार के ही सुपरिटेंडेंस के अंदर या डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे, मतलब जो भी ऑफिसर्स और अपॉइंट होंगे। और जो ये फंक्शंस जो इनके होंगे ऑफ द रजिस्ट्रार अंडर दिस एक्ट एज ही मे फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑथराइज देम टू डिस्चार्ज। अब ये जो रजिस्ट्रार के फंक्शंस जो हम आगे धीरे धीरे देखेंगे, वो फंक्शंस रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? अपने इन ऑफिसर्स को बोल सकता है कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम करो। इसका मतलब ये नहीं है कि रजिस्ट्रार की पावर खत्म हो जाएगी अगर उसने अपने काम को डेलीगेट कर दिया। पावर स्टिल रजिस्ट्रार के पास ही रहेगी, और रजिस्ट्रार अगर किसी चीज से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहेगा तो वो रजिस्ट्रार का ही डिसीजन फाइनल होगा। वो सिर्फ अपने काम को डेलीगेट कर सकता है, नीचे दे सकता है, ऑथोराइज कर सकता है इन ऑफिसर्स को, ताकि जो सारा काम है अकेले इस पर्सन को ना संभालना पड़े। तो ये रजिस्ट्रार और अदर ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की बात हुई सेक्शन 3 के अंदर। आई होप आपको सेक्शन 3 समझ आया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सेक्शन 4 के ऊपर आते हैं, पावर ऑफ रजिस्ट्रार। अब इस रजिस्ट्रार की पावर दी गई है कि क्या कर सकता है? विड्रॉ और ट्रांसफर केसेस की, केसेस को क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। इस तरीके की बातें इस सेक्शन के अंदर की गई है। तो विदाउट प्रिजुडिस टू द जर्नलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3, ये जो जर्नलिटी दी गई है इसको मतलब कि ध्यान में रखते हुए, द रजिस्ट्रार में, अब रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? बाय ऑर्डर इन राइटिंग। अब ये याद रखना कि कैसे होगा? ऑर्डर राइटिंग के अंदर होगा, और साथ ही साथ क्या दिया जाएगा? रीजन दिया जाएगा उसका इस काम को करने के लिए। विड्रॉ एनी मैटर पेंडिंग बिफोर एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 2 की। अगर ये जो ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया गया है इसी के काम को डिस्चार्ज करने के लिए, किसके? रजिस्ट्रार के काम को, तो उसके पास अगर कोई केस पेंडिंग है तो उस केस को रजिस्ट्रार राइटिंग में ऑर्डर देके एंड विद रीजन कि क्यों उस केस को विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर सकता है उसके पास से, एंड डील विद सच मैटर हिमसेल्फ, और उस मैटर के साथ खुद डील कर सकता है, चाहे डिनोवो करे। डिनोवो का मतलब फ्रॉम वेरी बिगनिंग, मतलब कि शुरुआत से बिल्कुल नया, जो पुराने ऑफिसर ने काम किया था उसको छोड़ के बिल्कुल नई तरीके से शुरुआत कर सकता है। और फ्रॉम द स्टेज इट वाज सो विड्रॉन, या फिर जितना काम इसने कर दिया था, जितनी चीजें इसने कर ली थी, वहीं से एग्जैक्टली इसको सुन सकता है दोबारा से। तो ये तो हो गई विड्रॉ करने की बात। और दूसरा काम क्या कर सकता है? ये ट्रांसफर कर सकता है द सेम टू अनदर ऑफिसर, कि भाई इस ऑफिसर के पास काम चल रहा था, ट्रांसफर कर सकता है कि इस ऑफिसर को ये काम दे दिया जाए, जो केस है ये इस ऑफिसर को दे दिया जाए। सो अपॉइंटेड हु में,
subject to special directions on the order of transfer proceed with the matter either de novo or from the stage it was so transferred। तो अब ये भी जो है जो डायरेक्शन इसके द्वारा दी जाएगी रजिस्ट्रार के द्वारा कि de novo करो या फ्रेश मतलब कि जिस स्टेज से आपको मिला वहीं से करो, जैसी भी डायरेक्शन मिलेगी उस हिसाब से आगे इस केस को प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से सेक्शन 4 के अंदर रजिस्ट्रार के पास क्या पावर है कि वो किसी भी केस को किसी भी ऑफिसर के पास से विड्रॉ कर सकता है। कौन सा ऑफिसर? जो कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के अंदर बनाया गया है, या फिर ट्रांसफर भी कर सकता है। विड्रॉ करेगा तो खुद चलाएगा केस को, ट्रांसफर करेगा तो किसी और ऑफिसर को दे देगा सेक्शन 4 के अंदर। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर ये बात दी गई है। देन सेक्शन 5 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 5 की बात करता है ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री एंड ऑफिसेज देयर ऑफ। अब यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री और ऑफिसेज की बात की गई है। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, पर्टिकुलरली कौन से एक्ट के लिए? ट्रेडमार्क, जो ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का, इसके लिए देयर शेल बी अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री and the trademark registry established under this trademark merchandise mark act 1958 shall be the trademark registry under this act। तो इस एक्ट के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री बनाई जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो रजिस्ट्री है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि नई बनाई जाएगी, जो पहले से इस वाले एक्ट के अंदर बनी हुई है, ट्रेड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट जो पहले का एक्ट था, इससे पहले का जो उसके अंदर बनी थी, उसी को अब हम क्या मान लेंगे कि वही जो है इस एक्ट के अंदर बनी हुई है, अब नई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देन जो हेड ऑफिस होगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का शेल बी एट सच प्लेस एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। तो जहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी वहां पे इसका हेड ऑफिस होगा, जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है उसका। And for the purpose of facilitating the registration of trademark, there may be established at such places as the central government may think fit branch office of the trademark registry। तो एक हेड ऑफिस बनाया जाएगा और फिर इसकी ब्रांचेस बनाई जा सकती है जहां जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगेगा। अभी जितना मेरे को नॉलेज में है, इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर ही है, दिल्ली में द्वारका के अंदर इसका हेड ऑफिस है जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कहाँ पे इसका हेड ऑफिस होगा, ये जो रजिस्ट्री होगी इसका हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, और ब्रांचेस भी बनाई जा सकती है। तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग जगह पे ब्रांचेस बना दी जाती हैं। देन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट define the territorial limits within which an office of the trademark registry may exercise its functions। तो जैसे ब्रांचेस बना दी तो अब ऑफिशियल गजट में बता देंगे कि ये वाली जो ब्रांच है कितने एरिया के टेरिटरी को ये कंट्रोल करेगी, जो इस टेरिटरी के जो केसेस आएंगे ये कंट्रोल करेगी। ऐसे ये चीजें जो है बताई जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सबकी टेरिटरी डिफाइन की जा सकती है। देयर शैल बी अ सील ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, और एक सील होगी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की जिसको यूज किया जाएगा जब किसी को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो उसके अंदर। तो ये क्या हो गया, हमारा रजिस्ट्री बनेगी। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी तो हम काम करेंगे, तभी तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब कोई होगा ही नहीं तो हम रजिस्ट्रेशन करेगा, हम सिर्फ इतना बता दें कि रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसे होगा, किसके पास करें? तो पहले एक ऑफिसर को बिठाएंगे, वो ऑफिसर अपने नीचे कुछ ऑफिसर्स को बिठाएगा। अब उस ऑफिसर को हमने पावर दी, रजिस्ट्रार को हमने पावर दी कि जो अपने नीचे के ऑफिसर्स को संभाल सकता है। अब ये कहाँ बैठेगा, उसके लिए हमने एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्री बनाई। अब एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से इतने बड़ी कंट्री के अंदर काम तो चलेगा नहीं, तो हम उसकी ब्रांच ऑफिस बना सकते हैं। ब्रांच ऑफिस कितना किस चीज को कंट्रोल करेगा ये हमने बता दिया। देन आता है द रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क्स। अब हम एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे किसका, ट्रेडमार्क्स का। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए जो हमारा ट्रेडमार्क एक्ट है, अ रिकॉर्ड कॉल्ड रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क शेल बी केप्ट एट द हेड ऑफिस ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। तो एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा हेड ऑफिस के ऊपर जिसको हम रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क बोलेंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे मेंटेन होगा, हेड ऑफिस में मेंटेन होगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की। वेयर इन shall be entered all the registered trademarks with the names, address, description of the properties, notification of assignment and transmissions, the names, address, description, registered users, conditions, limitations and such other matters relating to the registered trademark as may be prescribed। तो सारी चीजें उससे रिलेटेड की मतलब जो भी हमारा नाम है ट्रेडमार्क का, किसके नाम पे है, एड्रेस आ जाएगा, उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, प्रोप्राइटर जो है उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी पूरी जो भी है, और अगर कोई असाइनमेंट हुआ है, ट्रांसमिशन हुआ है तो वहां पे उसका नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स। तो ये सारी चीजें रजिस्टर में मेंटेन की जाएंगी। और अभी अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखते हो, उसी के ऊपर ये चीजें मेंटेन की जाती हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, भैया सबसेक्शन 1 को हटा दिया। इट शैल बी लॉफुल फॉर द रजिस्ट्रार टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ होली or partly computer floppies disk or any other electronic form subject to such safeguard as may be prescribed। तो ये जो है यहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकता है। तो अभी फ्लॉपी डिस्क तो नहीं चलती, तो कंप्यूटर के वे के अंदर ये रिकॉर्ड कर लिया जाता है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, 1999 का एक्ट है
तो उस वक्त तो चीज़ें इतनी डेवलप नहीं थी, उस वक्त तो फ्लॉपी डिस्क चलती थी। अभी तो फ्लॉपी डिस्क हमने देखी भी कितना टाइम हो गया, पहले देखी है। अभी तो पेन ड्राइव्स आ गई, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो गई है, तो ये चीज़ें अभी होती हैं। सबसेक्शन 3 बोलता है वेयर सच रजिस्टर इज मेंटेन होली और पार्टली ऑन कंप्यूटर अंडर सबसेक्शन 2। अगर ये कंप्यूटर के ऊपर मेंटेन हो रहा है, any reference to this act to entry in register shall be construed as reference to any entry maintained on computer or any other electronic form। तो ये जो एक्ट के अंदर कोई भी एंट्री की बात की जाएगी ना, तो वो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा मेंटेन कर रहे हो ना आप, उसी के अंदर की बात की जा रही है यहाँ पे। जैसे अगर कहीं पे एंट्री की बात की गई कि आपने रजिस्टर में किया, तो वो जो कंप्यूटर में कर रहे हो उसकी बात हो रही है। नो नोटिस ऑफ एनी ट्रस्ट express or implied or constructive shall be entered in the register and no such notice shall be receivable by the registrar। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात बोली। देन सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है, द रजिस्ट्रार शैल बी केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार। तो ये जो रजिस्टर है किसके कंट्रोल के अंदर आएगा, मैनेजमेंट ऑफ रजिस्ट्रार के कंट्रोल के अंदर आएगा। देन there shall be kept at each branch office of the trademark registry a copy of the register and such of other document mentioned in section 148 of central government as the central government by notification official gazette direct। तो जो भी यहाँ पे जो इनके ब्रांच ऑफिस हैं या हेड ऑफिस है, जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ों की कॉपी जो है मेंटेन की जाएगी, कॉपी ऑफ रजिस्टर मेंटेन की जाएगी, या अदर डॉक्यूमेंट जो भी सेक्शन 148 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया है कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गजट के अंदर बता सकते हैं कि इन चीज़ों को मेंटेन करना है। The register of trademarks, both Part A and Part B, exists in the commencement of this Act, shall be incorporated in and form part of the register under this Act। तो उसको भी हम रजिस्टर का पार्ट ही मानेंगे। तो यहाँ तक हम इतना करते हैं सेक्शन 6 तक। तो अभी हमने 3, 5, 3, 4, 5 एंड 6 चार सेक्शन इस वीडियो के अंदर किया है, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस कर लें। सेक्शन 7 और 8 भी इसी के अंदर कर लेते हैं हम, क्योंकि 9 सेक्शन 10 फिर 11 सेक्शन काफी बड़ा हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या किया गया है, सेक्शन 7 के अंदर क्लासिफिकेशन की बात की गई है, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो रजिस्ट्रार शैल क्लासिफाई गुड्स एंड सर्विसेज एज फार एज मे बी इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। तो जो हमारा रजिस्ट्रार है वो क्या कर सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्लासिफाई कर सकता है, किस हिसाब से, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। जैसे आप देखोगे कि अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे 32 क्लास बने हुए हैं कि आपकी गुड्स या सर्विसेज कौन से क्लास के अंदर आ रहा है। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने क्लास बना रखा है ये, कि आप अलग अलग क्लास के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे। एनी क्वेश्चन अराइजिंग एज टू द क्लास विद सच एनी गुड्स और सर्विस फॉल शैल बी डिटरमाइंड बाय द रजिस्ट्रार हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। अब आपके अगर इस तरीके का क्वेश्चन अराइज होगा कि कोई गुड्स या सर्विसेज कौन से क्लास के अंदर फॉल करती है, तो ये कौन डिटरमाइन करेगा, रजिस्ट्रार डिटरमाइन करेगा, और रजिस्ट्रार का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा कि ये इस वाले क्लास के अंदर आएगा। देन पब्लिकेशन ऑफ अल्फाबेटिकली इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या है, जो रजिस्ट्रार है वो क्या कर सकता है, पब्लिश कर सकता है इन प्रिस्क्राइब मैनर एंड अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेफर्ड इन सेक्शन 7। तो जो सेक्शन 7 में बोल रखा है, इसका अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को पब्लिश कर सकता है कि कौन किस तरीके से किस क्लास के अंदर आएंगे। तो where any goods or services are not specified in the alphabetical index of goods and services published under subsection 1, the classification of goods or services shall be determined by the registrar। और अगर इस लिस्ट के अंदर वो गुड्स का नाम नहीं आता जो हमने निकाली है सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 के अंदर, जो कि बोला गया था सेक्शन 7 में कि ये मेंटेन करेगा, तो फिर वहां पे ऐसे गुड्स को रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा कि वो कौन से क्लास ऑफ गुड्स के अंदर आएगा, मतलब कौन से क्लास के अंदर आएगा। जो हमने अलग अलग क्लास बनाए हैं उनमें से कौन से क्लास में आएंगे ये गुड्स या सर्विसेज, ये कौन डिसाइड करेगा, रजिस्ट्रार ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक्शन 8 तक करते हैं फाइनल। सेक्शन 9, 10 नेक्स्ट में कर लेंगे। सेक्शन 11 के लिए हमें एक वीडियो करनी पड़ेगी क्योंकि वो बड़ा सेक्शन है। तो आई होप आपको सेक्शन 3 से लेके 8 तक समझ आया होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने सेक्शंस हमने इस वीडियो के अंदर किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं @kushank M के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।